5 राज्यों के चुनाव में दलों के साथ वोटरों की भी अग्नि परीक्षा। भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यहीं से निकलता है। अखिलेश और मायावती को अपनी साख बचाने की चुनौती, भाजपा से अलग होकर स्वामी प्रसाद मौर्य को राजनीतिक कद बनाए रखने की चुनौती, तो अरविंद केजरीवाल को उत्तर प्रदेश में आपका खाता खोलने की। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अगले 2 महीने दुनिया की दूसरी सर्वाधिक आबादी वाले देश की 1/4 आबादी लोकतंत्र के सबसे बड़े अनुष्ठान के तनाव में डूबती उतराती रहेगी। ये 1/4 आबादी उन 5 राज्यों में रहती है जहां फरवरी मार्च में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले इस चुनाव में जहां राजनीतिक दलों की अग्नि परीक्षा होगी, वहीं वोटरों के सामने भी कड़ी चुनौती होगी। इन 5 में से 4 राज्यों में अभी भाजपा का शासन है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन विपक्षी दलों, चाहे वो कांग्रेस हो या आप, सपा हो या बसपा या फिर तृणमूल कांग्रेस का भी अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है। इन सब के बीच पिछले 2 साल से महामारी के कहर से कर्राह रहे लोगों के सामने लोकतंत्र के इस अनुष्ठान को पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ पूरा करने की चुनौती है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में विभिन्न दलों की चुनौतियों के साथ जनता के सामने पैदा हुए चैलेंज को रेखांकित करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। 5 राज्यों के चुनाव घोषित होते ही दुनिया की दूसरी सर्वाधिक आबादी वाले देश में लोकतंत्र का अद्भुत उत्सव शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि यह चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल है और भाजपा, कांग्रेस समेत मैदान में उतरे उन सभी राजनीतिक दलों की अग्नि परीक्षा इन चुनावों में होगी। लेकिन वास्तविकता है कि ये चुनाव राजनीतिक दलों के साथ आम जनता या मतदाताओं की भी अग्नि परीक्षा साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि इन चुनावों के नतीजे ही मतदाताओं के मानस का पैमाना होंगे और उनके अनुसार ही देश की भावी राजनीतिक दिशा, दशा और उसके मुद्दे तय होंगे, जो अगले लोकसभा चुनावों की भूमिका तैयार करेंगे। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की सरकारें हैं, जबकि पंजाब में कांग्रेस सत्ता में है। यानी भाजपा को अपने 4 राज्य बचाने और साथ ही पंजाब में जहां वो पहली बार बिना अकाली दल की बैसाखी के उतर रही है, में अपने बलबूते कमल खिलाने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस के सामने पंजाब में अपनी सरकार बचाने और उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में सरकार बनाने और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चमत्कारिक प्रदर्शन करने का लक्ष्य है। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ भाजपा गठबंधन को रोकने और अपनी सरकार बनाने के मंसूबे के साथ मैदान में है, तो बसपा की कोशिश कम से कम इतने विधायक जिताकर लाने की है कि बिना उसके कोई सरकार न बन सके। आम आदमी पार्टी पंजाब में इस बार सरकार बनाने से न चूकने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव मैदान में है। इन विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह फिर भाजपा के सेनापति होंगे, जिनकी लोकप्रिय छवि को पार्टी हर चुनावी राज्य में भुनाने की कोशिश करेगी। मोदी के साथ उनके सिपह सलार के रूप में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत भाजपा के तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। उधर कांग्रेस में पंजाब में जहां जीत का दारोमदार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ आदि नेताओं पर है, तो उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पार्टी के तारणहार हैं।
आम आदमी पार्टी को पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर सबसे ज्यादा भरोसा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अकेले ही मोदी योगी की सेना को मजबूत टक्कर दे रहे हैं, जबकि बसपा प्रमुख मायावती को प्रचार से ज्यादा अपने जनाधार के निष्ठा पर भरोसा है। हालांकि पार्टी महासचिव सतीश मिश्रा 2007 की तरह ब्राह्मण को जोड़ने के लिए लगभग पूरे प्रदेश में घूम घूम कर सभाएं कर चुके हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल की तरह ये विधानसभा चुनाव भी कोरोना महामारी के संक्रमण की छाया में हो रहे हैं। बिहार के चुनाव कोरोना की पहली लहर के उतार के दौर में हुए थे, जबकि पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु के चुनाव कोरोना की दूसरी लहर के चरम दौर में हुए, जब पूरे देश में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों और इलाज की अफरा तफरी से लोग जूझ रहे थे। अब 5 राज्यों के चुनाव कोरोना की तीसरी लहर के उस शुरुआती दौर में शुरू हुए हैं, जब आशंका है कि अगर जरूरी कदम न उठाए गए तो तीसरी लहर भी भयावह हो सकती है। इसलिए इस बार पहले से सबक लेकर चुनाव आयोग ने कोरोना प्रतिबंधों के सख्ती से पालन करने का संदेश और निर्देश राजनीतिक दलों और लोगों को दिया है। अपनी तरफ से चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण से बचते हुए चुनाव कराने के सारे इंतजाम कर दिए हैं और ज्यादा से ज्यादा चुनाव प्रचार डिजिटल और मीडिया के जरिए करने को कहा है। 15 जनवरी तक सभी तरह की रैलियों, जलसे, जुलूसों और भीड़ जमा करने वाले किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। आगे का फैसला 15 जनवरी के बाद हालात की समीक्षा करके किया जाएगा। आयोग ने जीत के बाद निकलने वाले विजय जुलूसों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है और नामांकन बिना भीड़ के कराने या ऑनलाइन करने की सुविधा भी दे दी है। मतदान बूथों की संख्या में बढ़ोतरी समेत कोरोना निरोधक सारे उपाय किए गए हैं। अब ये जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है कि वे चुनाव आयोग के दिशा निर्देश प्रतिबंधों का न सिर्फ खुद सख्ती से पालन करें बल्कि अपने समर्थक वर्गों से भी करवाएं। इससे भी ज्यादा ये आम जनता की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो स्वयं कोरोना प्रतिबंधों का पालन करें और राजनीतिक दलों पर भी इनके पालन का दबाव बनाएं और चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ भाड़ न होने दें। अब अगर इन चुनावों में मुद्दों की बात करें तो विपक्ष के लिए सबसे अहम मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, डीजल, पेट्रोल की कीमतें, खाद की कीमत और किल्लत, गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमत, बिजली की बढ़ी दरें, खस्ता हाल अर्थव्यवस्था, छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और उद्यमियों के कारोबार में सुस्ती, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध, दलितों और वंचित वर्गों के उत्पीड़न हैं। इसके साथ ही कोरोना की पहली लहर के दौरान हजारों मील पैदल चलकर अपने गांव पहुंचने वाले प्रवासी मजदूरों की तकलीफें और दूसरी लहर में बीमारी और इलाज के अभाव में हुई बड़ी संख्या में मौतों की भयावह यादें भी चुनाव प्रचार में विपक्ष की तरफ से उठाई जाएंगी। इनकी काट के लिए 4 राज्यों में सत्ताधारी भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित की गई हजारों करोड़ की परियोजनाएं, शिलान्यास किए गए विकास कार्यों, जिनमें जेवर हवाई अड्डा, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, सरयू नहर परियोजना और उद्घाटन किए जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को मुद्दा बनाकर अपनी विकासवादी घोषणाओं से विपक्ष के आरोपों से पैदा होने वाली नकारात्मकता और सत्ता विरोधी रुझानों की धार को कुंद करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही भाजपा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राज को अपराधियों का राज घोषित करते हुए जनता को आगाह करने में जुटी है कि अगर सपा जीती तो फिर उन माफियाओं का राज लौट आएगा जिन्हें योगी सरकार ने या तो जेल भेज दिया है या फिर पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी भाजपा नेता इस मुद्दे को जोर शोर से अपनी सभाओं में उठा रहे हैं। जब वे माफिया कहते हैं तो उनका इशारा आम तौर पर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसों की तरफ होता है, जिससे 2 निशाने सधते हैं। एक तो अपराधीकरण के खिलाफ भाजपा का नारा बुलंद होता है तो साथ ही मुस्लिम विरोधी ध्रुवीकरण में मदद मिलती है, जबकि कई अपराधी और माफिया चरित्र वाले लोग सत्ता के गलियारों और भाजपा नेताओं के मंच पर भी देखे जाते हैं। विपक्ष भी इसे अपने तरीके से मुद्दा बना रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा नाम लखीमपुर खीरी कांड के अभियुक्त आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का लिया जा रहा है,
जिनके इस्तीफे की मांग लगातार किसान संगठन और विपक्षी दल करते रहे हैं। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने उस सामाजिक समीकरण को साधे रखने की है जिसकी वजह से उसे उत्तर प्रदेश में 2014, 17 और 19 के चुनावों में लगातार भारी जीत मिली। इन चुनावों में जहां सवर्ण हिंदू पूरी तरह एक मुश्त उसके साथ रहे, वहीं गैर यादव, पिछड़े और गैर जाटव दलितों का बड़ा समर्थन भाजपा को मिला और एक तरह से आरएसएस की हिंदुत्व की अवधारणा जातीय गोलबंद पर भारी पड़ी। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर चुनाव लड़ने के बावजूद उनकी जगह एक योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने, जातीय जनगणना के मुद्दे पर भाजपा की हिला हवाली और शासन प्रशासन में सवर्णों के वर्चस्व ने पिछड़ों को नाराज किया है। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 3 चुनावों में भाजपा के लिए मजबूती से डटी रहने वाली जाट और अन्य किसान जातियों को किसान आंदोलन ने नाराज कर दिया और तीनों कृषि कानून वापस लेने के बावजूद अभी उनकी नाराजगी कितनी दूर हुई ये कहना मुश्किल है। वहीं सोनभद्र, हाथरस जैसे कांडों, आगरा, बलिया, प्रयागराज में दलितों की हत्याओं और मुठभेड़ के नाम पर पुलिस की मनमानी, गोरखपुर में युवा व्यापारी की हत्या जैसी घटनाओं ने सरकार की छवि पर असर डाला है। जहां कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने हर ऐसी घटना पर खुद मौके पर जाकर सरकार के सामने मुसीबत खड़ी की, तो सपा के अखिलेश यादव अब अपनी हर सभा में इनको उठा रहे हैं। पार्टी में लगातार घट रहे अपने वजन तथा अपने बेटे को टिकट दिलाने में असमर्थता के कारण स्वामी प्रसाद मौर्य ने अंततः भाजपा से किनारा कर लिया है। उनके साथ 3 और विधायकों ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद निश्चित रूप से भाजपा के सामने चुनौती पेश आएगी। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य और अन्य मंत्रियों ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजनीतिक हत्या की है। भाजपा के हिंदुत्व के सामने अखिलेश का पिछड़ों का इनकलाब। अखिलेश यादव ने इस सामाजिक असंतोष को भांपकर अपने चुनाव अभियान को पिछड़ों के इनकलाब का नाम दिया है और उन्होंने गैर यादव पिछड़ों के सपा के साथ पहले की तरह गोलबंद करने के लिए ओम प्रकाश राजभर की, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, संजय चौहान की पार्टी, केशव देव मौर्य के महान दल, जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल, कांग्रेस से सपा में शामिल हुए पाल समाज के नेता राजाराम पाल, जाटों के नेता हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक, सुखदेव राजभर के बेटे रामचल राजभर, लालजी वर्मा समेत कई पिछड़े और किसान जातियों के नेताओं को साथ लेकर सपा के जनाधार का विस्तार करने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने इस बार अपने चाचा को भी मना लिया है। आम आदमी पार्टी के भी सपा के साथ गठबंधन की चर्चा है। अखिलेश यादव की नजर भाजपा के साथ गए निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद और योगी सरकार के कुछ मंत्रियों पर भी है। अखिलेश की कोशिश भाजपा के हिंदुत्व की काट में मंडल के जमाने का पिछड़ा गठबंधन करके चुनाव की बाजी पलटने की है। इसके अलावा इस चुनाव में ब्राह्मण समुदाय, जिसकी तादाद राज्य में करीब 12% है और जो सर्वाधिक मुखर मतदाता समूह है, उसे अपने साथ लेने की होड़ सभी दलों में है। भाजपा उसे अपना परंपरागत जनाधार मानती है और कांग्रेस के कमजोर होने के बाद भाजपा ही ब्राह्मणों की स्वाभाविक पसंद और अपनी पार्टी रही है। लेकिन 2007 में बसपा के नारों पंडित शंख बजाएगा, हाथी पड़ता जाएगा और हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है ने बड़ी तादाद में ब्राह्मण को बसपा के साथ जोड़ा और उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बाद में ब्राह्मण 2012 में सपा और फिर भाजपा के साथ हो गए। इस बार अनेक कारणों से राज्य में ये धारणा बन गई है कि ब्राह्मण उपेक्षित हैं और इसलिए समाजवादी पार्टी जहां परशुराम मंदिर का उद्घाटन करके ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश में है, तो बसपा ने सतीश मिश्र को आगे करके प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए ये कोशिश की है। साथ ही बसपा विकास दुबे कांड में जेल में बंद खुशी दुबे का मुद्दा भी उठा रही है और सतीश मिश्र खुद इसकी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा इसे भांप चुकी है, इसलिए भाजपा ने एक बार फिर हिंदू ध्रुवीकरण के दाव को तेज किया है। एक तरफ उसने अपने ब्राह्मण नेताओं के जरिए इस वर्ग को साधने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा ब्राह्मण उत्पीड़न का मुद्दा उठाने वाले कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद को भाजपा ने अपने साथ लेकर उन्हें राज्य में मंत्री बना दिया है। तमाम विरोध के बावजूद खीरी कांड में विवादित गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को नहीं हटाया गया है।
एक तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर के विकास का नारा दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जिन्ना से लेकर गाय तक को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के भाषणों में जगह मिल रही है। भाजपा के हिंदू ध्रुवीकरण और सपा की जातीय गोलबंदी के दाव की काट के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को आगे कर लैंगिक न्याय का दाव खेला है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% टिकट देने से लेकर छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने तक महिलाओं को विशेष अवसर देने के वादे करते हुए उनके लिए अलग से पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे के साथ प्रियंका ने गोरखपुर, वाराणसी से लेकर महोबा और चित्रकूट तक में महिलाओं की प्रतिज्ञा रैलियां की हैं और कई शहरों में लड़कियों की मैराथन दौड़ आयोजित की गई है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्रियंका ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रयागराज में महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करना पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस किसानों को गेहूं धान का उचित मूल्य दिलाने, बिजली का बिल आधा करने जैसे वादे भी कर रही है। इससे आगे बढ़कर अखिलेश यादव ने बिजली मुफ्त देने का वादा कर दिया है, तो चुनाव घोषणा होने से पहले योगी सरकार ने बिजली के बिल आधे कर दिए। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के चुनावों में विकास के तड़के से लेकर धार्मिक, जाति और लैंगिक ध्रुवीकरण के दाव भी हैं। आगे के वीडियो में हम बताएंगे उत्तराखंड और पंजाब में कांग्रेस की परीक्षा, गोवा और मणिपुर में भाजपा की वापसी की चुनौती। तब तक बने रहिए आजाद सिपाही के साथ और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।